चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और हम प्रकाश प्रवर्तन, परावर्तन तथा अपवर्तन पाठ पढ़ेंगे, जो कक्षा 10 का अध्याय 10 यानी कक्षा 10 का अध्याय 10 यानी एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की चैप्टर 10 और पाठ का नाम है यानी लेसन का नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, ये क्या होता है इसकी डेफिनेशन दी गई है और हम लोग देख लेते हैं इसको। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी को नमस्ते और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। हम शुरुआत करते हैं। चलिए, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। बिल्कुल, यानी प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं एक प्रकार की ऊर्जा है। और ये कितनी चाल से चलती है, यानी स्पीड इसकी कितनी है, अभी बताएंगे हम आगे, तो आपको समझ में आएगा कि प्रकाश कितना पावरफुल ऑब्जेक्ट है। पावरफुल ऑब्जेक्ट यानी कितनी शक्तिशाली प्रकाश है। हम लोग देखेंगे जो सूरज से चलकर हमारी पृथ्वी पर पड़ता है, इतनी दूरी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर लगभग 8 मिनट में हमारी पृथ्वी पर पहुंच जाता है। यानी जो प्रकाश है सूरज का, वो हमारी पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। हमारी पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। कितने मिनट लगते हैं आने में पृथ्वी पर? 8 मिनट। कितनी स्पीड से चलता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड में। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की चाल है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 मीटर में 3 लाख किलोमीटर। वो 1 मिनट में 3 लाख किलोमीटर। चलिए, प्रकाश के गुण यानी प्रकाश का बिहेवियर देखते हैं, किस प्रकार से वो बिहेव करता है। इसके गुण देख लेते हैं। होता नहीं है, हम देखें किसी के गुण देखते हैं तो उसमें कौन से मुख्य गुण होते हैं। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है और व्यवहार उसके कैसे हैं, किस तरह से रहन सहन है, तो उसके गुण देखते हैं। उसमें अच्छाइयाँ हैं, कौन सी बुराइयाँ हैं, है ना। उसी तरह से हमको प्रकाश में देखना है, भाई साहब बुराइयाँ कौन सी है प्रकाश में, कौन सी अच्छाइयाँ हैं, है ना। अब किसी में बुराइयाँ होती हैं, किसी में अच्छाइयाँ होती हैं। बुराइयाँ भी होंगी, अच्छाइयाँ भी होंगी। चलिए हम प्रकाश में भी देख लेते हैं कौन सी बुराइयाँ हैं और कौन सी अच्छाइयाँ हैं। उसके गुण कहलाते हैं। वो गुण से ही आदमी, गुण अच्छे होंगे तो महान बनता है। महान कहने मतलब ठीक ठाक, और ज़्यादा बढ़िया होते तो व्यक्ति कहलाता है। उसमें समाज में उसमें उसकी क्या होती है, अदर यानी दूसरों की वजह ज़्यादा जाना जाता है, काम के लिए जाना जाएगा, है ना। चलिए, प्रकाश सरल रेखा यानी सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कैसा? सीधी रेखा में। अब भाई साहब आप ही सोचिए, आप लोग सोच रहे नहीं तो हम टॉर्च लगाते हैं और हम अपने आंगन में बल्ब लगाते हैं और थोड़ा थोड़ा प्रकाश कमरे में भी चला जाता है। अगर हम कमरे में लगाते हैं थोड़ा थोड़ा बाहर भी आ जाता है, ऐसा भी होता है। तब यहाँ पर मैक्सिमम बात कही गई है कि प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करता है, पर वो इतनी तेजी से गमन करता है, यानी 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में गमन करता है।
तो रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट यानी वितरित हो जाता है वो अलग अलग भागों में। जैसे हम ये क्या है, ये एक मिरर ले लेते हैं और उस पर इस तरफ से, यानी हम अपनी दाईं तरफ से मिरर के दाईं तरफ पेंट कर देते हैं। तो ऐसे पेंट कर देते हैं दाईं तरफ, मिरर के दाईं तरफ पेंट। तो एक मिरर है, इसी दाईं तरफ हमने पेंट कर दिया, यानी इस तरफ हमने पेंट कर दिया है। आप लोग देखिएगा किस तरफ। अब हम कलर चेंज करके आपको बता देते हैं। यानी इस तरफ हमने क्या कर दिया है, पेंट कर दिया। इस तरफ हमने पेंट कर दिया है। हम देखेंगे किधर, इधर से देखेंगे, इधर से किरण डालेंगे तो इधर से हम देखेंगे तो रिफ्लेक्ट होकर जो प्रकाश आएगा वो ओब्वियसली पीछे लौट जाएगा, है ना। ओब्वियसली इतनी तेज से आता है प्रकाश और 3 लाख किलोमीटर रिफ्लेक्ट करता है इतनी तेजी से, तो हमें आता दिखाई नहीं देता, आता दिखाई नहीं दे। और जो वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है, आप लोग रात में वस्तुएं नहीं देख पाते होंगे, उस प्रकाश ही नहीं पड़ता। और जो पड़ता है तो बहुत थोड़ा थोड़ा पड़ता है, नजर आती हैं तो थोड़ी थोड़ी नजर आती हैं। भाई साहब, वस्तुएं के रात में गायब हो जाती हैं? नहीं, रात में भी बनी रहती हैं, पर प्रकाश की वजह से नहीं दिखाई देती, है ना। अब जब सुबह होती है या हम टॉर्च लेकर आते हैं तब उसको खोजते हैं, दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और वस्तु पर प्रकाश पड़ने से फिर वस्तु पर प्रकाश पड़ने से वितरित होता है, चारों दिशाओं में फैलता है। वो प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है और फिर हमारी आंखों पर पड़ता है, जिससे हमें वस्तु का स्वरूप, रंग, स्ट्रक्चर दिखाई देता है। वस्तु की आकृति, स्वरूप, ये सब क्या देते हैं, रंग वस्तु के दिखाई देते हैं। किसकी वजह से? प्रकाश की वजह से। किसकी वजह से? प्रकाश की वजह से। तो प्रकाश बहुत पावरफुल है भाई साहब। प्रकाश ही हमें दिन में दिखाता है कि कौन सुंदर है और कौन सुंदर नहीं है, कौन दूसरा है, कौन अपना है ना। वैसा वैसे ही पहचान लेते हैं हम लोग बिहेवियर से। लेकिन प्रकाश में हमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई ही देती हैं। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे कि हमें वस्तुएं किस तरह दिखाई देती है। पहले वस्तुओं पर क्या पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, फिर वस्तुएं प्रकाश रिफ्लेक्ट करती हैं और फिर हमारी आंखों की तरफ, यानी चारों तरफ वस्तुएं रिफ्लेक्ट करती हैं तो हमारी आंखों की तरफ उस वस्तु की आकृति दिखाई देती है, यानी बनती है, और उसका रंग भी दिखाई देता है। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे, हमें हो गया विश्वास। चलिए आगे चलते हैं। अब गुड जान लिया नहीं। चलिए, अब दूसरा कहता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तेरा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत यानी मैग्नेटिक करंट क्या है, में प्रकाश यानी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। विद्युत को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंग्लिश में लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग। तरंग यानी वेव। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। संचरण यानी चलने के लिए, इसे गति होने के लिए, बहने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। अब पूछोगे आप लोग माध्यम क्या होता है? भाई साहब, माध्यम होता है ठोस में या तरल में या तो गैस में। ये क्या है? माध्यम है। देखो, गैस क्या है? माध्यम है। ठोस क्या है? माध्यम है।
द्रव क्या है? माध्यम है। ये ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। या तो गैस में चले माध्यम हो, या तो ठोस में, या द्रव में। तो प्रकाश को चलने के लिए ना ही तो गैस की जरूरत है, ना ही तो ठोस में चलने की जरूरत है, ना ही तो द्रव में चलने के लिए। यानी प्रकाश को, यानी सूर्य का जो प्रकाश है उसे चलने के लिए, यानी प्रकाश को कहीं से हम कह सकते हैं, प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। अब पढ़ते हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे से, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा पढ़ते हैं, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। अपारदर्शी यानी हम समझते हैं अपारदर्शी क्या, तीक्ष्ण छाया बनाता है। देखो, आप एक इस तरह से ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ये, और ये ऑब्जेक्ट है, काले से हम इसको पेंट कर देंगे। हम काले से इसको रंग देते हैं, है ना। ये काला काला मेरा बर्तन है, हम इसको रंग देते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा, हमने इसको पोत दिया बिल्कुल। इसे रबड़ी नहीं फैला देती जाती है काला काला मुंह पर, वैसे हमने इसको पोत दिया है। अब आप देखिए, हम इधर से प्रकाश डालेंगे, हम इधर से प्रकाश की किरणें गुजारेंगे। आप टॉर्च ले सकते हैं, हम यहाँ पर इसे टॉर्च बना देते हैं इस तरह से। अरे ऐसे बल्ब लगा होता है टॉर्च में, और अंदर से ऐसे ढकनियाँ लगी होती है। आपकी टॉर्च होगी, आपने देखी होगी, और यहाँ पर कुछ घटके लगा दिए जाते हैं। गांव में टॉर्च देखी होगी, और सांप आप निकल जाता है कहीं तो टॉर्च की बहुत ज़रूरत पड़ती है ना, रात में कुछ ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए। तो हाँ, प्रकाश को गुजारिएगा तो कह रहा है अपारदर्शी वस्तुओं पर। तो ये अपारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश गुजरेगा नहीं, वो क्या वस्तुएं होगी? अपारदर्शी। जिससे प्रकाश नहीं गुजरेगा वस्तुओं से होकर, वो वस्तुएं क्या कहलाएंगी? अपारदर्शी। कौन सी वस्तुएं? अपारदर्शी वस्तुएं। अब इधर प्रकाश हमें नहीं दिखाई देगा, प्रकाश नहीं दिखाई देगा, इधर प्रकाश निकलेगा ही नहीं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाशदर्शी वस्तुएं। अब इधर ये वस्तु छाया बनाएगी। क्या बनाएगी? वस्तु छाया बनाएगी। अब ये वस्तु इस तरह से इधर छाया बनाएगी। क्या बनाएगी? इधर यहाँ पर ये वस्तु छाया, तो तीक्ष्ण छाया बनाती है। तीक्ष्ण मतलब अपनी छाया बनाती है, तो तीक्ष्ण छाया बनाती है। अब यहाँ अपनी छाया बना देगी, क्योंकि प्रकाश गुजरा ही नहीं, अब इतनी छाया हो जाएगी। इसी को कहते हैं अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है ना। अब समझ में आ गया होगा, इसी को कहते हैं। चलिए, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है, अब ये समझ में आ गया। दूसरा है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है। यानी निर्वात यानी ना ही ठोस, ना ही द्रव, ना ही गैस। तो वातावरण में के अलावा तो हम कह सकते हैं अंतरिक्ष में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी 3 लिखना है, फिर 3 में हमें 0 लगाना है। 1 2 3 में 8 0 लगाना है। 3 4 5 6 7 8। तो आप गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 10 करोड़ यानी 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। तो ये अंतरिक्ष की चाल है। हम लोग चाल लेते हैं किसमें? यानी माध्यम में। तो हम लोग अपनी पृथ्वी पर ज्ञात करते हैं, तो उसके अलग एवरेज आता है। तो मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर
सेकेंड। हमने 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोला था, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड। अगर हम किलोमीटर निकालेंगे तो एक मीटर में 1000 मीटर होते हैं। 3 जीरो ऊपर से कट जाएंगे, 3 जीरो कट गए तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, तो 3 लाख आएगा, है ना। 3 जीरो कट जाएंगे, ये भी तो ठीक आएगा लगभग, है ना। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ऐसे कर सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको याद रखना है, 1 मीटर में 1000 ही मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 ही मीटर होते हैं, तो उसे भाग दे देना, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक, चलिए समझ गए होंगे आप लोग मैथ में। ये तो मैथ का सवाल हुआ, थोड़ा मैथ का मतलब न्यूमेरिकल का। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परावर्तित कर देता है। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ, यानी हम देखते हैं कि जब किसी उच्च कोटि का पॉलिश मतलब चमकदार जो भी वस्तु होती है उस पर हम प्रकाश डालते हैं, बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट होता है। प्रकाश बहुत ही तेजी से रिफ्लेक्ट होता ही नहीं। तो वही उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ बर्तन यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे दर्पण की अपने पर पड़ने पर वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ओब्वियसली आपने चमकीले बर्तन देखे होंगे, उस पर प्रकाश पड़ता है तो हमारी आंखों को एकदम चमकीला सा लगता है। तो क्या होता है, प्रकाश बहुत ही मात्रा में अपवर्तित होता है। क्या होता है, परावर्तित, परावर्तित मतलब लौटना। परावर्तित मतलब क्या होता है, प्रकाश के किरणें को लौटना से परावर्तित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तित, रिफ्लेक्शन। चलिए, हमें हिंदी पता है, वैसे इंग्लिश तो कम ही हम पढ़े, हिंदी मीडियम से पढ़े। परावर्तित क्या बोलते हैं, परावर्तन। चलिए आगे चलते हैं। अरे इसमें कुछ नहीं है, चमकीली वस्तु पर प्रकाश डालना है तो वो परावर्तन हो जाएगी ना। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम, हम लोग नियम पढ़ते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ लेते हैं। चलिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश के ये नियम है, प्रकाश के परावर्तन के नियम हम लोग यहाँ जान लेते हैं। पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम जान लेंगे। इस चित्र दिया हुआ है, आपतित किरण और दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए बिल्कुल आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत है ही नहीं, दिक्कत को लेने की ज़रूरत है ही नहीं। चलिए हम समझा देते हैं। इसमें ये ले रखा है इसने मिरर, क्या रखा है, मिरर। मिरर कहें तो दर्पण, तो नीचे से इसकी क्या रखी है, इसने पेंटिंग कर रखी है। नीचे से इसने पेंटिंग कर रखी है, नीचे से पेंटिंग कर रखी है और इसने एक किरण गुजारी है। आपतित मतलब आती किरण, आपतित मतलब आती किरण और परावर्तित मतलब जाती किरण। तो आती किरण, जाती किरण, आती किरण, जाती किरण। तो ये क्या है, नीचे से पॉलिश कर रखी है और जब ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट होगा तो आपतित किरण, आती किरण को आपतित किरण, चलिए यानी आपतित किरण तो आती किरण, परावर्तित किरण यानी जाती किरण। परा मतलब होता है जाना, तो परा मतलब बाद में, तो परावर्तित आपतित किरण, परावर्तित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण और जाने वाली किरण परावर्तित किरण। तो आपतित किरण फिर परावर्तित किरण। तो अब बीच में हम लोग अभिलंब डाल देते हैं। बीच में क्या डाल देते हैं, अभिलंब। बीच में अभिलंब। अभिलंब किस लिए हम लोग खींचते हैं, बीच में हम लोग अपनी ही सुविधा के लिए, अपने ही सुविधा के लिए यानी सिद्ध करने के लिए अभिलंब खींच देते हैं बीच से। तो इसे क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। अपनी सहूलियत के लिए, पढ़ने के लिए अभिलंब खींच देते हैं बीच से। तो आपतन कोण
परावर्तन कोण। तो यहाँ लिखा जब आती किरण है और अभिलंब के बीच से खींच दिया। अब इतना एरिया देखिए, ये एरिया हमने जो बूंदी रख दी है, ये एरिया, ये पूरा एरिया, तो ये एरिया में आपतन कोण बनेगा। आती किरण है तो आपतन कोण, आती किरण है तो आपतन कोण। और परावर्तित किरण यानी जाती किरण है तो परावर्तन कोण। यहाँ पर कोण देख रहे, वो तो किरण है, कोण को देखना है। तो आपतन कोण, आती किरण आपतन कोण और जाती किरण परावर्तन कोण। तो अभिलंब के बीच ही बनेगा, क्या बनेगा? अभिलंब के बीच ही। तो परावर्तन कोण। चलिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण और अभिलंब के बीच और परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण। सो सिंपल है ना। आपतन कोण आपतित किरण के बीच और अभिलंब के बीच आपतन कोण और परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण। और सबको याद हो गया होगा। चलिए, ये नियम है प्रकाश परावर्तन के। अब यहाँ कुछ बताया गया है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ते हैं। ये तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। ये हम लोग आगे सीखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब यानी ये तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित करती हों, यानी प्रतिच्छेदित, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। चलिए, एक दूसरे को नहीं, यहाँ तक प्रतिच्छेदित करती हूँ, आगे समझ लेंगे वो लोग। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक सदैव उल्टा ही बनता है, ये याद रखना। और इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित करती हैं, वास्तव में प्रतिच्छेदित करती हैं। 3 डेफिनेशन याद रखना है, बाकी हम आगे बताएंगे इसको। आभासी प्रतिबिंब ये तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं। प्रतिच्छेदित होती प्रतीत हो। कब बनता है? जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होंगी। इसी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा, ये पर्दे पर प्राप्त होगा और ये सीधा बनेगा। और ये वास्तविक है, ये उल्टा बनेगा।